हेलो दोस्तों। तो आज हम एक नया सीरीज शुरू कर रहे हैं। ये है डीएलएड सेकेंड ईयर का S6 का पेपर, ठीक है ना। उसका लेक्चर हम लाइन बाय लाइन एससीईआरटी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी तक यूट्यूब पे ऐसा कोई नहीं है कि एससीईआरटी का लाइन बाय लाइन डिस्कशन कोई करे, ठीक है। सब अपना अपना नोट्स बना के देते रहते हैं, उसमें कुछ पता ना उसमें क्या क्या रहता है। हालांकि सब सही होता है, ऐसा नहीं है कि वो लोग गलत हैं, सब सही होता है। बट कोई ना, एक बार मेरा ये उद्देश्य है कि एक बार एससीईआरटी को कम से कम एक्सप्लेन कर दिया जाए। बाद में तो जो यूट्यूब पर है सारी चीज़ें वो तो हैं ही। तो चलिए देखते हैं, इसमें 4 चीज़ें हैं, ठीक है ना। टीचिंग इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज, मतलब कि इंग्लिश को सेकेंड लैंग्वेज की तरह पढ़ना क्यों ज़रूरी है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा है स्ट्रेटजीज ऑफ टीचिंग लैंग्वेज स्किल लिसनिंग एंड स्पीकिंग, मतलब ये जो होता है ना, हमें नीति बनाना है कि कैसे इंग्लिश पढ़ाएं, सुने कैसे, बोले कैसे, इसके लिए, ठीक है ना। स्ट्रेटजी ऑफ टीचिंग लैंग्वेज स्किल रीडिंग एंड राइटिंग, इसमें होगा कि लिखना और पढ़ना, इसके बारे में सीखना है, ठीक है। और इसमें क्या था, इसमें था कि सुनना और बोलना। पहला में था सुनना बोलना, दूसरा में है लिखना और पढ़ना, ठीक है। अगला है यूनिट 4 में टीचिंग वोकेबलरी एंड ग्रामर कंटेंट। देखो 4 में ना पूरा ग्रामर है, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, ठीक है। और इसको रेफरेंस मतलब कहाँ कहाँ से सब नॉलेज लेके इसमें डाला गया है बुक में, उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। तो प्रीफेस है, प्रीफेस इसको पढ़ लीजिएगा जो आपको लगे उचित। मतलब इसमें है ना, इस बुक के बारे में बताया हुआ है, ठीक है, कि इस बुक, ये बुक कैसा है। चलिए हम शुरू करते हैं। टीचिंग इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज, मतलब इंग्लिश को सेकेंड लैंग्वेज पढ़ने में क्यों ज़रूरी है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले बात है कि इंग्लिश को सेकंड लैंग्वेज बोलते क्यों है, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं ना क्योंकि ये हमारे भारत का लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। सबसे पहली बात कि इंग्लिश हमारे भारत का लैंग्वेज है ही नहीं। ये आया कहाँ से? ये आया जब हमारे देश में अंग्रेज लोग आए थे ना, तो अपने साथ इंग्लिश को लेके आए थे, ठीक है। तो चूंकि वो लोग को अंग्रेजी बोलने में सुविधा थी, हम लोग को हिंदी बोलने में, ठीक है। तो वो चाहते थे ना कि अब वो लोग का तो पूरा साम्राज्य यहाँ पे बन गया था भारत में, ठीक है। तो उनको अपना काम धाम चलाना था, फैक्ट्री चलाना था, ठीक है, शासन करना था। तो वो उतना ब्रिटिश लोग यहाँ नहीं ना ला सकते थे। तो उन लोगों ने क्या सोचा, क्यों ना अपने भाषा को भारतीयों को सिखा दिया जाए। अगर हम भारतीयों को इंग्लिश सिखा देंगे तो भारतीय वाला इंग्लिश बोलेगा तो हमारा काम करने में हमारा मदद करेगा। इसलिए वो भारत वाले को इंग्लिश सिखाना शुरू कर दिए। उसी तरीके से डच वाले, डेनिश वाले, फ्रांस वाले, सब ने थोड़ा थोड़ा अपना कंट्रीब्यूशन दिया है इंग्लिश सिखाने में। जैसे हम देखो, इंग्लिश अमेरिका में बोला जाता है वो अलग है, फ्रांस में बोला जाता है अलग है, ठीक है ना। यूरोप में बोला जाएगा वो अलग है, लेकिन हम लोग यहाँ जो भारत में है ना, मिलता जुलता है, ठीक है। क्योंकि हम लोग में सबका प्रभाव पड़ा है, फ्रांस का भी, डेनिश का भी, डच का भी, ठीक है ना। क्योंकि सब आए थे रूल करने हमारे यहाँ, तो सबका प्रभाव है, ठीक है। बीइंग द लैंग्वेज ऑफ रूलिंग कॉलोनियल पावर, बोल रहा है ना कि इंग्लिश क्या था, कि कॉलोनियल पावर का रूल करने का लैंग्वेज था। कहने का मतलब कॉलोनियल पावर वही होता है, वेस्टर्न जो आए थे हमारे ब्रिटिश सब, उसी को हम कॉलोनियल पावर बोलते हैं। वो लोग आए थे तो भारत को अपना कॉलोनी बना के रखे थे, ठीक है, इसलिए उनको कॉलोनियल पावर बोलते हैं। अगला बोल रहा है ना, इंग्लिश कंटिन्यू टू इन्फ्लुएंस इंडिया लाइफ नॉट जस्ट एज द लैंग्वेज ऑफ इलाइट इंटेलेक्चुअल्स क्लास बट एज अ कॉमन सेकेंड लैंग्वेज ऑफ द मास। बोल रहा है ना कि पहले के ज़माने में था ना, जो इंग्लिश था वो केवल बड़े लोगों का लैंग्वेज था, ठीक है ना, पढ़े लिखे अमीर बोलते थे। लेकिन अब क्या है ना, ये बहुत अच्छे लेवल पे, बहुत अच्छे खासे जनसंख्या में बोली जाती है इंग्लिश, ठीक है। एज रिफ्लेक्टेड बाई NCA-5, बोल रहा है ना कि NCA-5 में जो बताया गया है, इंग्लिश इन इंडिया टुडे अ सिंबल ऑफ पीपल्स एस्पिरेशंस फॉर क्वालिटी इन एजुकेशन एंड फुलर पार्टिसिपेशन इन नेशनल एंड इंटरनेशनल लाइफ। बोल रहा है कि जो इंग्लिश को है ना, NCA-5 कैसे देखता है इंग्लिश को देखता है ना, कि आज के लोगों में ये पर्सनालिटी डेवलप करने का एक चिन्ह बन गया है। कहने का मतलब कि NCA 2005 बोलता है कि अगर आपको इंग्लिश आता है तो आपका पर्सनालिटी बहुत अच्छा है, ठीक है, और आप अच्छे से एजुकेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ऐसे बोल रहा है। कहने का मतलब कि NCA-5 भी इंग्लिश पर जोर दिया हुआ है, ठीक है। इंग्लिश एज एम्पावरिंग टूल टू improving their accessibility towards modern opportunities associated with the globalized and digital economy। बोल रहा है ना कि जैसे इंग्लिश जो अभी है वो मॉडर्न वर्ल्ड के लिए बहुत ज़रूरी है, डिजिटल इकोनॉमी के लिए बहुत ज़रूरी है। कह रहा है कि इंग्लिश जो है अभी वर्ल्ड संसार के हर क्षेत्र में है। जैसे मान लो तुमको फ़ोन पे चलाना है, गूगल पे चलाना है, कहीं टिकट बुक करना है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, अगर तुमको इंग्लिश नहीं आएगा तो कैसे बुक करोगे, क्योंकि सारा ऐप ही इंग्लिश में चलता है, सारा ऐप में इंग्लिश है। कंप्यूटर चलता है तो कंप्यूटर में इंग्लिश है, उसमें तो हिंदी में रहता नहीं है। तो इसलिए बोला ना, इंग्लिश सीखना जरूरी है। अगर तुम चाहते हो खुद सेल्फ सफिशिएंट इंसान बनना, तो इसके लिए तुमको इंग्लिश सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो यही बात है। अगला है स्टैंडिंग एज द सेकेंड लैंग्वेज इट्स पेडागोजी रिक्वायर्स इंसाइटफुल प्लानिंग वेयर टीचिंग एंड लर्निंग इंग्लिश शुड नॉट बी प्रैक्टिस
एज अ स्टैंड एलोन। बोल रहा है ना कि देखो इंग्लिश देखो ऐसे ही फॉरेन लैंग्वेज है, तो इसको पढ़ाने के लिए एक अच्छा सा स्ट्रेटजी का जरूरत होता है, ठीक है ना। हम उसको हल्के में नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें एक अच्छा सा प्लानिंग करके तब पढ़ाना चाहिए, ठीक है। अब इसको पढ़ने का क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, यही इसमें बताया गया है, ठीक है ना। इंग्लिश का कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, सेकंड लैंग्वेज के बारे में बताया गया है कि इंग्लिश का सेकंड लैंग्वेज होने के रूप में क्या क्या विशेषता है, उसके बारे में बताया गया है। बोल रहा है कि इंग्लिश पढ़ाते समय अलग अलग प्रिंसिपल्स या सिद्धांतों का हमको अप्लाई करना चाहिए, ठीक है ना, पढ़ाने के क्रम में। जैसे कोई कोई होता है ना, थ्योरी व्योरी दे देते हैं लोग, तो उस थ्योरी का भी उपयोग करना है, ठीक है। अगला है डेवलप अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग ऑफ इंग्लिश इन बिहार। बोल रहा है ना कि बिहार में इंग्लिश सीखने में क्या क्या हमारे कारण हैं, फैक्टर हैं जो उत्पन्न होते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एनसीएफ 2005 बीसीएफ 2008 के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा इसमें जानेंगे, इसमें लिखा हुआ है, ठीक है ना। और बोल रहा है ना कि अलग अलग टीचिंग पेडागोजी के बारे में हम अवेयरनेस भी फैलाएंगे। जैसे इंग्लिश पढ़ाते समय कौन कौन से टीचिंग मेथड का हमें ध्यान रखना चाहिए, तो इसके बारे में भी हम जानेंगे इस चीज़ में, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं। यूजिंग द पिक्चर्स हेल्पिंग चिल्ड्रन प्रोनाउंसिएशन है। इसमें बोल रहा है ना कि हम जब इंग्लिश पेडागोजी पढ़ाने समय तो हमें कौन सा पेडागोजी ध्यान देना है, इंटरैक्टिव, जैसे बच्चों को पिक्चर दिखाना है, बच्चे अच्छे से स्पेलिंग बोल पाए, उस पर ध्यान देना है, ठीक है। अब देखो ये काटा हुआ है ना, ये काटने का मतलब है कि इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, क्योंकि एससीईआरटी में वैसे भी सब लाइन बाय लाइन तो नहीं पढ़ा जाता है, इसलिए इसको काटा गया है, ठीक है। लेकिन जो जो चीज़ है उसको मेन में हाईलाइट कर दिया हूँ मैं, अंडरलाइन कर दिया हूँ, बस कुछ नहीं करना है। अगर आपको नोट्स भी बनाना है तो बस इन चीज़ों का डाल लेंगे तो हो जाएगा काम, ठीक है ना। अब बोल रहा है ना कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, पिक्चर को मैच करने वाला गेम खिला सकते हैं, ठीक है ना। जंबल वर्ड खिला सकते हैं, ड्रिल प्रोनाउंसिएशन करवा सकते हैं, कहने का मतलब बोलने वाला वर्ड प्रैक्टिस करवा सकते हैं, ठीक है। अब बोल रहा है कि सेकेंड लैंग्वेज का क्या क्या कैरेक्टर है, मतलब क्या क्या गुण है, कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, उसके बारे में। डिफाइन एज अ लर्निंग अ लैंग्वेज। बोल रहा है ना, लर्निंग अ सेकेंड लैंग्वेज कैन बी डिफाइंड एज लर्निंग अ लैंग्वेज। बोल रहा है कि जब हम सेकेंड लैंग्वेज सीखते हैं तो भाषा को लर्निंग, इसमें लर्न करते हैं। जैसे एक भाषा होता है जो हमारा मातृभाषा होता है, ठीक है ना, उसको हम इमिटेट कर लेते हैं, मतलब कि वो स्वरूप ही हमारे अंदर चला जाता है, ठीक है ना। लेकिन सेकेंड लैंग्वेज को हमको सीखना पड़ता है, कहने का मतलब इसमें मेहनत ज़्यादा लगता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारा वातावरण वैसा नहीं है, हम ऐसा नहीं है कि हमारे पूरे घर में इंग्लिश बोला जाता है, हमको ये सीखना पड़ता है, ठीक है। बोल रहा है ये नेटिव लैंग्वेज से अलग है, ठीक है, या डिफरेंट फ्रॉम नेटिव लैंग्वेज, मतलब जो हमारा मातृभाषा है उससे बहुत अलग होता है, ठीक है। अब जब इसको हम पढ़ना शुरू करते हैं तो क्या होता है कि अनफेमिलियर इन्वायरमेंट हो जाता है, कहने का मतलब कि नया वर्ड है, नया नया प्रोनाउंसिएशन है, तो हम अनफेमिलियर हो जाते हैं, कहने का मतलब इसको जानते वानते नहीं है, तो थोड़ा डिप्रेशन का शिकार होने लगते हैं कि भाई इंग्लिश कैसे पढ़े। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, पढ़ा है तो क्या नहीं होगा, ठीक है। सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग इज अ हाईली कॉन्शियस प्रोसेस। बोल रहा है कि सेकेंड लैंग्वेज को सीखना हाईली कॉन्शियस, मतलब बहुत ही सतर्क रहने वाला चीज़ है, ठीक है। द फर्स्ट लैंग्वेज सर्व एज द फाउंडेशनल बेस फॉर स्टेब्लिशिंग फैमिलियर विद द सेकेंड लैंग्वेज। बोल रहा है कि जो पहला मातृभाषा हम सीखे हैं ना, उसके वो हमारा बेस है सेकेंड लैंग्वेज सीखने के लिए, ठीक है। उसके बिना हम सेकेंड लैंग्वेज को नहीं सीख सकते हैं। इट इज़ लर्न बाई लर्नर्स अकॉर्डिंग टू देयर नीड एंड चॉइस। बोल रहा है कि यह लर्नर को अपने नीड और चॉइस के हिसाब से सीखना है, कहने का मतलब जो चाहेगा तभी सीखेगा इंग्लिश, ठीक है ना। तुम इंग्लिश थोप नहीं सकते हो जबरदस्ती, ठीक है। द टीचिंग methodology must focus on creating a classroom environment based on the sociological, psychological, economical background of the learner। बोल रहा है कि जब इंग्लिश पढ़ा रहे हो तो उसमें उस समय क्या होना चाहिए, पूरा एक सामाजिक होता है ना, आर्थिक और साइकोलॉजिकल बैलेंस बना के चलना है तुमको, ठीक है। जैसे ऐसा इंग्लिश पढ़ाते समय पेडागोजी के समय ऐसा चीज़ ना बोल दो कि समाज का उससे बेइज्जती हो जाए, ऐसा चीज़ ना कर दो जिसका मान लो कि बच्चा को कुछ काम दिए करने के लिए, टीएलएम बनाने के लिए, तो ऐसा मत दे देना कि उनका पैसा ही पूरा ख़त्म हो जाए, 200-300 रुपये उनका खर्चा हो जाए, तो इसमें क्या होगा, इसमें थोड़ा दिक्कत है। तो इन सब चीज़ों का भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। इट रिक्वायर्स अ नीड ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अगला बोल रहा है इट रिक्वायर्स अ हायर नीड ऑफ इंस्ट्रक्शन, कॉन्शियस एफर्ट्स एंड पैटर्न ऑफ प्रैक्टिस। बोल रहा है कि इसको जब पढ़ाते हैं ना तो बहुत सारा हमको इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है, मतलब उद्देश्य देना पड़ता है, उद्देश्य नहीं आदेश, सॉरी आदेश बोलते हैं इसको, आदेश देना पड़ता है, कॉन्शियस रहना पड़ता है, मतलब एकदम एकाग्र रहना पड़ता है, और पैटर्न ऑफ प्रैक्टिस का अलग अलग होता है, ठीक है। अलग अलग पैटर्न में भी हमको पढ़ाना पड़ता है इसमें, ठीक है ना। इसमें क्या क्या ध्यान देना पड़ता है, रूल स्ट्रक्चर कैसा है, रूल क्या कैसा है, सिंटेक्स कैसा है, ठीक है ना,
मोर्फोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज, मतलब बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान देना पड़ता है हमको, ठीक है ना। इंग्लिश में को पढ़ाने के क्रम में उसका क्या बोलते हैं, मोर्फोलॉजी कैसा है, ग्रामर में कब बोलना है, हर एक चीज़ पे प्रोनाउंसिएशन भी सही होना चाहिए, सेंटेंस में कहाँ पूर्ण विराम कॉमा, इस सब ध्यान देना पड़ता है खूब ज़्यादा, नहीं तो इंग्लिश पूरा गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि इंग्लिश में होता है ना कि जैसे एक ही वर्ड का दो मीनिंग होता है कभी कभी, तो ध्यान देना पड़ता है। उसके प्रोनाउंसिएशन अगर गलत कर दिए तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो इसलिए इंग्लिश में बहुत सारा इतना चीज़ें हैं, ध्यान रखना पड़ता है हमको, ठीक है। टीचिंग methodologies driven by significant theoretical approaches can be effective in classroom। बोल रहा है ना कि जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है वो क्लासरूम में इफेक्टिव हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल्स बीइंग प्रेजेंटेड एंड गोल ऑफ द लेसन, टारगेटेड स्टूडेंट्स एंड टीचिंग स्ट्रेटजीज। जब हम पढ़ाते हैं तो जो उसका होता है ना कि उसका मेथोडोलॉजी किस पे डिपेंड करता है। जैसे मान लो कि हम क्या प्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे कौन सा टीएलएम का यूज़ कर रहे हैं, कौन सा मेथड का यूज़ कर रहे हैं, ये सब स्टूडेंट, टारगेट स्टूडेंट, मतलब जानते हो ना कि बहुत सारे स्टूडेंट है, उसमें अलग अलग सबका जैसे साइकोलॉजी होता है, तो हमको स्टूडेंट को ध्यान में रख के उसको अलग अलग पेडागोजी के तरह से, मतलब मान लो कि जब पढ़ा रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि एक ही पेडागोजी सब पे इस्तेमाल कर दोगे, ठीक है ना। तो कोई भी बच्चा होता है जिसमें कुछ अलग हमको करना पड़ता है, ठीक है। तो इस पर ध्यान देना पड़ेगा हमको, ठीक है। एक अच्छा सा टीचिंग स्ट्रेटजी बनाना होगा, समझ में आया, यही चीज़ बोला गया, ठीक है। लर्निंग अ लैंग्वेज रिक्वायर्स द म्यूचुअल इफर्ट ऑफ बोथ टीचर्स एंड लर्नर्स। बोल रहा है कि जब हम लैंग्वेज सीखते हैं ना, यहाँ पे लर्निंग अ लैंग्वेज रिक्वायर्स द म्यूचुअल इफर्ट ऑफ बोथ द टीचर एंड लर्नर्स, मतलब दोनों का एक म्यूचुअल इफर्ट चाहिए, ठीक है ना, कि ऐसे नहीं कि अकेले, दोनों को मिला जुला के, ठीक है। एक टीचर को जितना करना पड़ेगा उतना एक स्टूडेंट को भी करना पड़ेगा, ठीक है, तभी हम इंग्लिश को अच्छे से सीख पाएंगे।